बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर 2। ठीक है, एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट जी। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं जी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर जो है वो हमारा रिलेट करता है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से, जिसके अंदर हम पढ़ा है आप लोगों ने कि एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ऑनर्स इक्विटी क्या है। इसके अंदर ये भी आपने पढ़ा है कि कौन कंपनी स्टैंडर्ड्स, कौन अथॉरिटी ऐसी है जो स्टैंडर्ड्स इशू करती है, फ्रेमवर्क क्या है, एक्सटेंडेड जो आपके फ्रेमवर्क है वो क्या है, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। जो conceptual framework set out the concept that underlies the preparation and presentation of financial statements for external users. Which of the following is not the objective of conceptual framework? ठीक है जी, conceptual framework जो है, जो accounting framework है, उसके कुछ objectives हैं। Number 1, to assist the AISP in the development of future IFRS and in its review of existing IFRS. यानी फ्यूचर IFRS डेवलप करना, जो डेवलप करना और IFRS जो एग्जिस्टिंग है उसको रिव्यू करना, ये सारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पार्ट है, ये उसका ऑब्जेक्टिव बुलाएगा। ठीक है, उसने लिखा नॉट ऑब्जेक्टिव। So B, to assist national standard setting bodies in developing national standards. बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उनके अपने स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, जैसे यूएस गैप है, यूके गैप है, तो उनको भी ये असिस्ट करता है फ्रेमवर्क, ताकि वो अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी डेवलप कर सकें। ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। टू असिस्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन मेकिंग साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस, और इनकी बेसिस पर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जब बना होता है तो इट बिकम्स इजियर फॉर the companies to prepare financial statement in the uniform way, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजन जो है यूजर्स के लिए आसान हो जाते हैं। दैट इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियसली फोर्थ जो है वो नहीं बन रहा। IFRS आर प्रिपेयर्ड एंड आर टर्म्ड एज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, दिस इज द नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो आंसर जो है वो, करेक्ट आंसर जो है वो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इनमें कौन सा जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के स्कोप में कवर नहीं होता? ठीक है, ये चार ऑप्शन पहले देख लेते हैं एंड देन वी विल डिसाइड। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो स्कोप है उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आता। ठीक है, यही आंसर बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिल्कुल क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें हम डिस्कस करते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस भी डिस्कस करते हैं। सो द ऑप्शन ए जो है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम स्टार्ट लेते हैं। फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब देखिए 5 आपने पढ़े हुए हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द अकाउंट्स। अब वो कह रहे हैं कि इस फुल सेट ऑफ अकाउंट्स में क्या यानी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, क्या इंक्लूड नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जैसे अभी मैंने बात की, इट इज अ पार्ट। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी उसका पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ cover under the definition of set of financial statement or the component of financial statement. So the option C is the answer। और D भी देख लेते हैं, statement of changes in equity, ये भी हमारा उसका पार्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा बेहतर तौर पर डिस्क्राइब करती है। देखते हैं ऑप्शन। इंक्लूड्स ऑल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आंसर इज नो, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैश फ्लो को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। सेकंड, इंक्लूड ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, दैट इज द बेस्ट आंसर। लेकिन सी और डी भी देखते हैं, आंसर अभी तक बी बन रहा है।
इंक्लूड्स ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज, ये करेक्ट है लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 3 एलिमेंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। सो ऑप्शन बी स्टिल एग्जिस्ट और इंक्लूड ऑल एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा होती है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। उसके बाद 5th क्वेश्चन में जाते हैं, मूव करेंगे। Which of the following is not a non-current asset? What is the definition of non-current asset? कि हर वो asset जो हम buy करते हैं for a whose benefit is for long period of time, उसको हम non-current asset कहते हैं, whether it is a tangible or intangible, चाहे वो physical existence रखता हो या ना रखता हो। तो इनमें से देखने कौन सा जो है non-current asset नहीं है। Machine bought for use in production, यस एब्सोल्युटली ये नॉन करंट एसेट है, क्योंकि मशीन जो है वो प्रोडक्शन के लिए जब यूज होगी इट विल गिव अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। बी फर्नीचर बॉट फॉर यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने फर्नीचर बाय किया तो फर्नीचर आल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। तो उसने क्वेश्चन में चूंकि नॉट लिखा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी व्हीकल बॉट फॉर रेंटल पर्पसेस, अगर आपने व्हीकल बाय किए हैं और रेंटल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हीकल शैल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन अकाउंटिंग ईयर। सो 1 साल से ज्यादा ये हमें कैश फ्लो जनरेट करके देगा। ये भी नॉन करंट एसेट, ये भी नॉन करंट एसेट है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली जो डी होगा वही हमारा आंसर होगा। बिल्डिंग फॉर रीसेल पर्पस, देखो ये जो बिल्डिंग आपने खरीदी है रीसेल पर्पसेस के लिए, जब आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो तो ये नॉन करंट एसेट नहीं रहता, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement best describe the concept of equity? Equity basically होती क्या है, अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें, residual right of owners on the assets of the business is known as equity। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी राइट ऑन द एसेट, प्राइमरी राइट नहीं होता। Second, residual right of owners on the asset of business, that is the best option, option B is the correct answer। अभी हम इसको लगाएंगे लेकिन अभी आगे भी देख लेते हैं C और D में। So C में secondary right of owners on the asset of business, not at all। residual right यानी सब कुछ पे करने के बाद जो बचेगा वही आंसर होगा, वही हमारी इक्विटी कहलाएगी। And D, equity refers to capital employed in the business। Capital employed means any amount which is invested into the business, it includes the non-current liabilities as well। So ये आंसर नहीं हो सकता, correct answer is option B। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अब यहां से थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिक स्टार्ट हो रहा है, इसकी ऑप्शन में पहले ही शो कर देता हूं सी और डी, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा है। देखिए वो लिख रहे हैं नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 700,000। देखिए नेट एसेट्स हमारे क्या होते हैं, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 700,000। अब हमें कह रहे हैं लाइबिलिटीज ऑफ 200,000, इसमें जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 200,000 है। अगर टोटल लाइबिलिटीज मेरी 200,000 है तो टोटल एसेट कितने हुए, यकीनी बात है 900,000। सम करेंगे ना इसको रिवर्स जाते हुए। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी कि इंक्लूडिंग करंट लाइबिलिटी ऑफ 50,000। अब ये जो लाइबिलिटी है इसमें करंट लाइबिलिटी वो कह रहे हैं 50,000 है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली 150,000 है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, हमने ये जो कैलकुलेशन की है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले हमें देखना ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स, इक्विटी आल्सो स्टैंड फॉर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो ये नेट एसेट क्वेश्चंस के अंदर गिवन थे which is equal to 700,000। जस्ट उसने कंफ्यूज करने के लिए बाकी चीजें दी, तो आंसर इज 700,000। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। अच्छा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज आल्सो न्यूमेरिक क्वेश्चन, इट इज आल्सो न्यूमेरिक क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है। द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 250,000 एंड करंट एसेट्स आर 25% ऑफ नॉन करंट एसेट। इफ द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर ₹100,000 and the equity was 6 times more than its current liabilities, the value of net current assets,
यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए मैं पहले रिक्वायरमेंट पे आता हूँ। हमें चाहिए नेट करंट एसेट, यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में देखिए टोटल एसेट दिए हुए 250,000, जिसमें करंट एसेट जो है वो 25% है 250,000 का। तो करंट एसेट तो मैं निकाल लूंगा 250,000 का 25%। अगर मैं इसका 25% लूं तो ये 62,500 आ जाएगा। ये हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब मुझे करंट लाइबिलिटीज चाहिए। वो कहता है इफ द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस आर 100,000, लाइबिलिटीज 100,000 है। अब जरा यहां से देखिएगा, टोटल एसेट जो है वो 250,000 है और टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 100,000 है। अगर मैं लेस करता हूं तो ये मेरा इक्विटी आती है, इक्विटी आ जाएगी 150,000। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है इक्विटी वाज 6 टाइम मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटी, यानी इक्विटी जो है करंट लाइबिलिटी से 6 टाइम ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 6 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 25,000। दिस इज करंट लाइबिलिटीज। अब ये 62,500 में से 25,000 लेस करता हूं तो 37,500 की जो अमाउंट है वो नेट करंट एसेट होगी। ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ए गलती से लिखा गया, ये बी है क्योंकि इसमें नेट करंट एसेट चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements best describes the statement of comprehensive income? Okay, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इसमें शामिल होते हैं, द आंसर कैन बी। उसके बाद सेकंड इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड नेट एसेट्स। ये जो नेट एसेट्स हैं इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद सी इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। अगेन इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। And last includes revenue, expenses, other gain and losses. Yes, ये ज्यादा बेहतर elaborate कर रहा है. This is also correct. It is also correct. लेकिन word है best describe. तो best describe जो कर रहा है that is option D. तो that is the correct answer. अब इसी के बाद next question देखें 10. Which of the following statement is correct? इनमें से देखें correct statement कौन सी है? Revenue minus cost of sales is net profit. Revenue minus cost of sale is not a net profit, is a gross profit. ये wrong statement है. B, revenue minus cost of sales add other income is net profit. Again wrong, क्योंकि इसके अंदर administrative expenses भी less होते हैं, selling expenses भी less होते हैं, ये भी correct नहीं है. Revenue minus operating expenses is gross profit. Wrong, it is operating profit. यानी ये जो revenue minus operating expenses हैं, ये operating profit है. और ऑप्शन डी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 11 में हम मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नेट प्रॉफिट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्विटी in statement of financial position. Net profit shall not be subtracted, shall be added. ये ऐड होता है. सो इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो द नेक्स्ट नेट प्रॉफिट शैल बी शोन एज करंट लायबिलिटी. रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये करंट लायबिलिटी हो. सो नेट प्रॉफिट शैल बी एडेड इन इक्विटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो डी भी देख लें. सो नेट प्रॉफिट शैल नॉट बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. रॉन्ग, इसको हम ट्रांसफर करते हैं और ऐड होता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 12 में. Which of the following statements regarding the conceptual framework for financial reporting are true? इसमें अब हमारी टोटल स्टेटमेंट्स जो हैं दैट इज 4 स्टेटमेंट्स. ठीक है, और नीचे 4 आंसर हैं. इसको अब हम देखते हैं. पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. इट असिस्ट इन हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. यस, ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, इससे पिछले एमसीक्यू में भी. ये उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा है.
इट असिस्ट इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड, यस ये भी है, तो इसका मतलब ये दो तो करेक्ट हो गई। सी, इट असिस्ट इन टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो, यानी इससे हम इसकी मदद से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट नहीं करते। द फ्रेमवर्क इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो, rather accounting standards are based on accounting framework, conceptual framework. So 1 or 2, option C is a correct option. क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जी 13, matching principle in conceptual framework relates to income and expenses that should be recognized to calculate true profit for specific period. Which of the following best describe the matching concept? देखिए ऊपर डेफिनेशन तो लिख दी, अब इसमें हमने देखना है कौन सा सबसे बेस्ट है। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस बट एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड या ईयर। नो, ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कैश बेसिस आ रहा है। B, income expenses both should be recognized in the year of receipt and payment. इसको हम जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता मैचिंग प्रिंसिपल के तहत। C, only those expenses should be recorded which are related to current accounting year. ये बिल्कुल ठीक, ये ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सपेंसेस को, तो इनकम भी तो है। तो अब डी ऑप्शन देखें, both income expenses must be recorded in the year to which it relates. Yes, this is the correct option. Option D is the correct option. Question number 14, the basis of preparation of financial statement from year to year should be same unless the change in basis improves the quality of information referred to. अगर इस वर्डिंग को गौर से देखें तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपके माइंड में आएगा। कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं? वॉट एवर द बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर selected by the company, it should remain consistent from year to year unless it is allowed by another standard. तो ऑप्शन इसकी बड़ी सिंपल है, इसकी ऑप्शन आएगी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल which is option B। ठीक है, ये दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 15, the information shall be treated as complete if the following statement are not included. Identify the correct answer. वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो इंक्लूड नहीं भी होंगी तो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट कंसीडर होगी। Immaterial amount shall be omitted when providing information. Cost of information shall exceed its benefits. देखिए अब वेरी सिंपल, अगर आप देखें तो इसमें जो अगर इमटेरियल अमाउंट अगर आप इग्नोर कर देते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में ऐड नहीं करते तो कंप्लीटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिस कैन बी एन आंसर। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शैल एक्सीड इट्स बेनिफिट, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ये कंप्लीटनेस के साथ। ठीक है, तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स बनेंगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, information is relevant if it can be used for predictive or confirmatory purposes. Which of the following statement is correct in this context? Option A, predictable relates to future and confirmatory relates to past. Yes, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है और यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अगले भी देखें, predictability relates to past, wrong. C, predictability and confirmatory both relates to future, no, ये future से relate नहीं करती. D, predictability and confirmatory both relates to past, no, predictability past से relate नहीं करती. So correct answer is the option A. Question number 17, financial statements should be based on true and fair representation principle, which might termed as faithful representation. Which of the following three characteristics should be assured to faithful representation? अब इसमें तीन कौन से बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये जज करते हैं कि ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है? तो आपने पढ़ा होगा कंप्लीटनेस, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक में दिए हुए हैं आपको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको अच्छी तरह करके जाइए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको मसला ना हो। को ये देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये भी आंसर हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is statements is are correct in relation to materiality? अब materiality क्या होता है कि हर वो आइटम, हर वो अमाउंट मटेरियल कंसीडर होती है अगर वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करती है। So the relevance of information is affected by its materiality. Any item greater than 5% of the profit shall be treated as material. ये कोई threshold नहीं है। Any item whose misstatement or omission could influence the economic decision of user of financial information, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सो आंसर देखिएगा 1 and 2 नो, क्योंकि रेलिवेंस इंफॉर्मेशन इज इफेक्टेड बाय मटेरियलिटी। नो, रेलिवेंस नहीं बल्कि उसका एक जजमेंट होती है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हो। सो द आंसर शुड बी जी, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इफेक्टेड बाय इट्स मटेरियलिटी। इंफॉर्मेशन की जो रेलिवेंस है वो उसकी मटेरियलिटी को इफेक्ट करेगी। यस, ये ठीक है, ये भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, तो ऑप्शन डी बन रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 19. Allowance for doubtful debts was created at 5% of its accounts receivable based on past history. Which of the following accounting concept is relevant to above statement? ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो आंसर है मैचिंग। मैचिंग तो ये कहता है इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इससे यानी आप कह सकते हैं मैच नहीं करती। सेकंड, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं, फेयर एंड ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन में अभी आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। थर्ड, प्रूडेंस। यस, प्रूडेंस इज द आंसर, बिकॉज प्रूडेंस ये कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। अब अगर या लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अकर्ड, अगर मैं 5% कह रहा हूं कि जी मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं कि 5% मेरा कलेक्ट नहीं होगा, तो अंडरस्टूड है ये लॉस हो गया और लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा 20th क्वेश्चन। गोइंग कंसर्न assumption state the business activity shall continue its operation in future. Which of the following statement is correct? So first, business shall continue its operation for next 5 years. No threshold, इसमें कोई threshold नहीं है। Business shall continue its operation for next 10 years. No threshold. Business shall continue its operation for foreseeable future. Yes, foreseeable future. और fourth, unforeseeable future. No. So इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। अब ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए और टोटल 28 है। अब आखिरी 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। While preparing financial statement, the company should apply 2 assumptions. और ये 2 assumptions क्या होती हैं? एक तो गोइंग कंसर्न और एक मैचिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल assumption। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें जो अक्रूवल होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, प्रूडेंस नहीं हो सकता, अक्रूवल दैट इज द करेक्ट आंसर। यही मेरा करेक्ट आंसर है। Now you can see. So question number 22. Business transactions shall be recognized on the basis of its economic reality rather than its legal form. Which of the following is correct in relation to this statement? ठीक है, that is substance over form. आपने ये definition पढ़ी होगी, substance over form. तो ये देखते हैं कौन सी ऑप्शन बन रही है। गोइंग कंसर्न नॉट एट ऑल, अक्रूवल भी नहीं है, प्रूडेंस, और डी पे देखें तो सब्सटेंस और फॉर्म, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट 23, द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आर रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस, रेलेवेंस एंड रिलायबल, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये रेलेवेंस तो बिल्कुल है, लेकिन साथ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, और कंप्लीट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नो। आंसर इज ऑप्शन सी। सो 24, which of the following is not an enhancing qualitative characteristic of useful information as stated by IASB conceptual framework? Understandability, no.
फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये असल में क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, एनहांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन 25। IASP conceptual framework provides definition of elements of account which of the following is not included in the definition of asset as the defined in conceptual framework. Resources owned by entity, yes, ये नहीं आता definition में। As a result of past event, yes, correct, ये बिल्कुल definition का हिस्सा है। From which future economic benefit are expected to flow to entity, ये भी asset का हिस्सा है। And then resources या resource controlled by entity, option A is the answer। उसके बाद next आइएगा 26, which of the following is not included in the definition of liability in accordance with the conceptual framework? इसमें present obligation of the entity, ये बिल्कुल liability का हिस्सा है। Future obligation is not a definition, not covered under the definition of liability as a result of past event, बिल्कुल करेक्ट है। और सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, तो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द ऑब्लिगेशन इन लायबिलिटी डेफिनेशन एज गिवन इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ए ओनली लीगल ऑब्लिगेशन, नो, लीगल भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। ओनली कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, नो, both legal and constructive, this is the answer. Last question, which of the following is not a measurement basis as per conceptual framework? ठीक है, नॉट अ मेजरमेंट बेसिस, चार बेसिस दी हुई हैं, उनमें से ये कौन सी नहीं है? करंट कॉस्ट भी बेसिस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बेस है, फ्यूचर वैल्यू ये बेस नहीं है, और प्रेजेंट वैल्यू ये बेस है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पार्ट चैप्टर 3, और वहां से हमारे न्यूमेरिक्स जो एमसीक्यूज हैं वो ज्यादा होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।